वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में हम सब एटॉमिक पार्टिकल यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे जो चंद लेक्चर इंशाल्लाह आएंगे, इनमें हम डिफरेंट मॉडल्स अबाउट एटम पढ़ेंगे। यानी डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिफरेंट मॉडल अबाउट एटम पेश किए और लास्ट में हम क्वांटम नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम को समझने की कोशिश करेंगे। यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बात कर रहा हूँ। तो चले देखते हैं कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमें क्या एक्सप्लेन करके देती है। तो ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था मैक्स प्लैंक। उन्होंने इस थ्योरी को 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस करवाया था। ये थ्योरी उन्होंने तब इंट्रोड्यूस करवाई जब वो स्टडी कर रहे थे, व्हाइल ही वाज स्टडीइंग द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम ए हार्ड बॉडी। यानी ये थ्योरी उन्होंने तब प्रपोज की, तब इंट्रोड्यूस किया इस थ्योरी को, जब वो स्टडी कर रहे थे किस चीज़ को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जो इमिट हो रही थी किस चीज़ से, फ्रॉम अ हार्ड बॉडी। अब यहाँ पे सवाल पैदा ये होता है कि सर व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो रेडिएशन होती है जिनकी प्रोपेगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। यानी वो रेडिएशन जिनकी प्रोपेगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा, तो इस थ्योरी को उन्होंने 3 मेन पास्टुलेट में जो था एक्सप्लेन किया। फर्स्ट पास्टुलेट हमारे पास ये था कि जब एक बॉडी, एक हार्ड बॉडी एनर्जी या रेडिएशन को एब्जॉर्ब या इमिट करती है तो वो डिसकंटिन्यूअस होगी, यानी कंटिन्यूअस में नहीं होगी। यानी देखें, ये हमारे पास एक हार्ड बॉडी है, जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी या एमिट करेगी तो ये एब्जॉर्प्शन या एमिशन ऑफ एनर्जी जो है ये डिसकंटिन्यूअस होगी, कंटिन्यूअस नहीं होगी। क्योंकि पहले ज़माने में यानी क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ एनर्जी के मुताबिक एक बॉडी, एक ब्लैक बॉडी जब रेडिएशन को एमिट करती थी या एब्जॉर्ब करती थी तो उसके मुताबिक ये कंटिन्यूअस फॉर्म में करेगी। अगर एब्जॉर्ब कर रही है तब भी कंटिन्यूअस फॉर्म में होगी, अगर एमिट कर रही है तब भी कंटिन्यूअस फॉर्म में होगी। लेकिन मैक्स प्लैंक ने क्या कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया कि नहीं, जब हमारे पास एक हार्ड बॉडी रेडिएशन को इमिट करती है या एनर्जी को एब्जॉर्ब या इमिट करती है तो ये हमारे पास डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होगी, डिसकंटिन्यूअस होगी, यानी डिसकंटिन्यूअस होगी, इनमें कंटिन्यूटी जो है वो नहीं होगी। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है। हम जब फर्स्ट ईयर में हुआ करते थे तो हमारे टीचर इस तरह से हमें एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाते थे कि मैक्स प्लैंक ने क्या किया। मैक्स प्लैंक ने, हम जब फर्स्ट ईयर में हुआ करते थे तो हमारे टीचर एक एग्जांपल से हमें समझाया करते थे कि मैक्स प्लैंक ने बुलेट को लिया एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, पिस्टल को लिया एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, पिस्टल यानी गन को लिया एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, और उनमें से जो बुलेट थे उनको लिया एज अ वेव यूनिट, या इसको हम क्या कहते हैं, वेव यूनिट या यूनिट वेव्स आर पल्स ऑफ एनर्जी, आर पैकेट ऑफ एनर्जी। तो इनको हम पैकेट ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो क्या मतलब कि उन्होंने पिस्टल को लिया एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी और इससे जो बुलेट निकल रही थी इसको उन्होंने यूनिट वेव्स या पल्स ऑफ एनर्जी का नाम दिया। तो देखिए, जब बुलेट निकलती है तो एक बुलेट के बाद दूसरी बुलेट होती है, दूसरी बुलेट के बाद यानी बीच में गैप आता है। ये ऐसा नहीं है कि सारी की सारी बुलेट जो है वो एक ही वक्त में निकल जाती है। पहले एक बुलेट निकलती है, फिर उसके बाद दूसरी बुलेट निकलती है, फिर उसके बाद तीसरी बुलेट जो है वो निकलती है। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी बुलेट जो है वो एक साथ निकल जाती है। तो अच्छा, अब इन वेव पैकेट या यूनिट वेव्स या पल्सेस ऑफ एनर्जी को उन्होंने नाम दिया क्वांटा का। उन्होंने क्या नाम दिया, क्वांटा का। क्वांटा हमारे पास प्लूरल है, इसका सिंगुलर जो है वो हमारे पास क्वांटम है। बात की समझ आ रही है, क्वांटम। लेकिन इसी वक्त हमारे पास आइंस्टाइन जो थे वो इन एटम में जो है, यानी एटम में एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या इमिट होती है, यानी जो रेडिएशन एक्साइटेशन के लिए एब्जॉर्ब होती है और उसी एनर्जी को या रेडिएशन को जब वो इमिट करता है इन डी एक्साइटेशन तो वो हमारे पास डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होती है। तो उस वक्त इन रेडिएशन को आइंस्टाइन ने नाम दिया फोटॉन का। तो बेसिकली जो फोटॉन का कंसेप्ट था वो हमारे पास आइंस्टाइन ने दिया था, और ये जो क्वांटा का कंसेप्ट है या क्वांटम का कंसेप्ट है वो हमारे पास प्लैंक्स ने दिया था। यानी कहने का मतलब ये कि इन केस ऑफ लाइट हम इस क्वांटा को क्या कहते हैं, इस क्वांटा को हम कहते हैं फोटॉन। तो ये हमारे पास फर्स्ट पास्टुलेट था। सेकंड पास्टुलेट उन्होंने ये कहा कि ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या इमिट हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ की, फ्रीक्वेंसी की। यानी जितनी हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होगी, और जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी हमारे पास एनर्जी जो है वो कम होगी। अब जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम फिनिश करेंगे, रिमूव करेंगे, तो उसकी जगह हम कांस्टेंट को पुट करेंगे, और कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, एच
कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, एच। और ये जो एच है ये हमारे पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब जब प्लैंक्स कांस्टेंट को हम डिफाइन करेंगे तो प्लैंक्स कांस्टेंट हमारे पास रेशो होती है किस चीज़ की, एनर्जी की टू, यानी द रेशो ऑफ एनर्जी टू फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जिसको 6.626 मल्टीप्लाई बाई 10⁻34 जूल सेकंड, जिसको मैक्स प्लैंक ने जो था कैलकुलेट किया था। अच्छा, थर्ड पॉइंट इसका ये था कि जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट हो रही है तो ये हमारे पास ऑलवेज इन होल नंबर होगी। होल नंबर मींस 1 2 3 4, यानी 1 जूल किलो या किलो जूल, 2 जूल या किलो जूल, इस तरह से जो है एब्जॉर्ब होगी और एमिट होगी। तो अब इसकी डिराइवेशन की तरफ चलते हैं। तो मतलब क्या कि मैक्स प्लैंक ने जो था एक इक्वेशन को डिराइव किया एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, और वो इक्वेशन हमारे पास है E = hc न्यू बार। इस इक्वेशन को डिराइव करने से पहले हमें ये पता, कुछ बेसिक टर्म के बारे में पता होना चाहिए, और उसमें से फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाता है, उसमें से फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाता है वेवलेंथ का। तो वेवलेंथ को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, वेवलेंथ को हम डिफाइन करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ, यानी जो कंसेक्यूटिव क्रस्ट होंगे या कंसेक्यूटिव ट्रफ होंगे इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। बात की समझ आ रही है। नॉर्मली हम जो वेवलेंथ है इसको मेजर करते हैं नैनोमीटर में, या इसको हम मेजर करते हैं पिकोमीटर में, या आंगस्ट्रॉम में जो है इसको मेजर करते हैं। तो ये बेसिकली एक एमसीक्यूज है कि आपसे अगर पूछा जाए कि वेवलेंथ को हम किन यूनिट में जो है वो मेजर करते हैं, अगर आपको ऑप्शन दिया गया है नैनोमीटर, पिकोमीटर एंड आंगस्ट्रॉम एंड फॉर ऑल ऑफ दीज, तो आपने क्या लिखना है, ऑल ऑफ दीज जो है वो लिखना है। लेकिन हम नॉर्मली जो है हम नैनोमीटर में जो है वो मेजर करते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास थी वेवलेंथ। अब फ्रीक्वेंसी, दूसरा टर्म हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया इन पर सेकंड, यानी एक एरिया में से जितनी वेव पास हो रही है पर सेकंड में, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। और लास्ट जो हमारा टर्म है वो वेव नंबर है। वेव नंबर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि द नंबर ऑफ रेडिएशन पासिस थ्रू ए यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में से जितने हमारे पास रेडिएशन पास होती है उसको हम क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को हमने किस तरह से डिफाइन किया, नंबर ऑफ रेडिएशन या नंबर ऑफ वेव पासिस थ्रू ए यूनिट एरिया इन पर सेकंड में जितनी हमारे पास रेडिएशन पास होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में। बात की समझ आ रही है। वेव नंबर को हमने किस तरह डिफाइन किया, वेव नंबर जब यूनिट लेंथ से जितनी नंबर ऑफ वेव पास होती है इसको हम क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। या इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर, यानी द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से, और फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल न्यू से। बात की समझ आ रही है। इसको हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर इनवर्स में। तो ये इनकी यूनिट है, आपको मस्ट याद रखना है कि वेवलेंथ जो हम मेजर करते हैं नैनोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, पिकोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, या आंगस्ट्रॉम में भी मेजर कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में, और वेव नंबर जो उसको हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर इनवर्स में। अच्छा, अब इसकी डिराइवेशन की तरफ चलते हैं, इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं कि हम किस तरह से इसको डिराइव करेंगे। E = hc न्यू बार। तो देखिए सेकंड पोस्टुलेट हमने क्या पढ़ा कि सेकंड पोस्टुलेट में हमने पढ़ा कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो सेकंड इक्वेशन हमने क्या लिखा, E = h न्यू, इसको हमने क्या लिखा, h न्यू। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। बात की समझ आ रही है। इसको हमने क्या नाम दिया, E = h न्यू, इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया। अच्छा, अब इसके बाद जब हमारे पास आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी, जब हम वेव नंबर के बारे में हमने पढ़ा कि वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जितना हमारे पास वेवलेंथ ज़्यादा होगा उतनी हमारे पास फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जितनी हमारे पास फ्रीक्वेंसी कम वेव नंबर कम होगा उतनी हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। अब जो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम फिनिश करेंगे, रिमूव करेंगे, तो इसकी जगह हम कांस्टेंट पुट करेंगे, और कांस्टेंट को हम नाम दे देते हैं c का। इस c को इन्होंने क्या नाम दिया, स्पीड ऑफ लाइट। इस c को इन्होंने क्या नाम दिया, स्पीड ऑफ लाइट।
लाइट, जो हमारे पास बराबर होती है 2.99 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, या हमारे पास बराबर होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 मीटर पर सेकंड। चूंकि 2.99 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो वो 3 के बराबर आ जाता है। अच्छा, इसको इन्होंने नाम दिया इक्वेशन 2 का। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो इक्वेशन 2 है इसको इन्होंने पुट किया इक्वेशन 1 में, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि E इज इक्वल टू एच सी न्यू की जगह हम क्या पुट करेंगे, C मल्टीप्लाई बाय 1 बाई लेमडा। अब E इज इक्वल टू एच सी तो अपना आ जाएगा 1 बाई लेमडा को हमने क्या कहा हुआ है, न्यू बार, कि 1 बाई लेमडा जो है हमारे पास, यानी जो हमारे पास वेव नंबर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, वेवलेंथ के। बात की समझ आ रही है? फ्रीक्वेंसी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की, एंड वेव नंबर जो है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेवलेंथ के। बात की समझ आ रही? तो ये था हमारा प्लंक्स क्वांटम थ्योरी। पेपर में इससे इस तरह से सवाल आता है कि आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज प्लंक क्वांटम थ्योरी, या डिफाइंड प्लंक क्वांटम थ्योरी एंड आल्सो प्रूव दैट या डिराइव E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। अच्छा, ये तो पेपर के लिहाज से हो गया। न्यूमेरिकल इससे इस तरह आते हैं कि आपको बाज़ औक़ात वेव नंबर आपसे मांगा जाता है, एनर्जी आपको दी गई होती है H और न्यू, तो आपको H और C तो आपको ऑलरेडी पता है। H की वैल्यू तो 6.62 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -34 जूल सेकंड है। बात की समझ आ रही है? वो इसकी जगह आप पुट कर देंगे। C स्पीड ऑफ लाइट है, वो भी आप पुट कर देंगे 2.99 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। यहाँ से जो है आप वेव नंबर जो है फाइंड कर लेंगे, यानी एनर्जी H और C आपको दिए गए होंगे, वेव नंबर आप फाइंड कर लेंगे। या बाज़ औक़ात आपसे एनर्जी मांगता है, H C और न्यू बार आपको दिए गए होते हैं। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको वेवलेंथ दी गई होती है, एनर्जी फाइंड करने है आपने, तो इस इक्वेशन से आप करेंगे। यानी यहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू पुट कर देंगे, C और H आपको ऑलरेडी पता है, एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। या बाज़ औक़ात आपसे फ्रीक्वेंसी मांगी जाती है तो इसकी जगह डायरेक्टली जो है फ्रीक्वेंसी पुट कर दे, यानी 1 बाई लेमडा किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी के बराबर है। वेव नंबर की भी बराबर है फ्रीक्वेंसी के, यानी फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर ये डायरेक्ट है, लेकिन ये दोनों इनवर्स है किस चीज़ के साथ, वेवलेंथ के साथ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई हुई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।